तो अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है? नहीं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक। सुनना, इसको लिंक कर देता हूं। ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक। और बेटा ऑर्गेनिक की बात आती है तो हमें एक ही चीज नाम याद आता है, और वो किसका नाम याद आता है? सी का नाम याद आता है, कार्बन का। और मेटालिक मीन्स क्या? मेटल। यानी कि हम ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड को अगर डिफाइन करना चाहें, अब आगे के पार्ट देखते जाओ फटाफट। तो अगर हम ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड की बात करना चाहते तो बताओ ऑर्गेनो मीन्स क्या? ऑर्गेनिक। मेटालिक मीन्स क्या? मेटल। सो इफ इन एनी कंपाउंड carbon is directly attached with metal, then that compound is called, yes, organometallic compound, OMC। OMC, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। मतलब बड़ा बड़ा खतरनाक निकालते हो। ठीक है, ओके। कहने का मतलब कि जो कार्बन है बेटा, किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन अगर मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड है, कुछ इस तरह से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए कार्बन मेटल से, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? OMC। क्या बोलते हैं उसको? OMC। पर ये OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, अब वो मेटल्स कौन कौन से हमें यूज करने हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में, उनकी बात करनी होगी। तो उसमें से देखो क्या क्या होता है। कुछ ये कंपाउंड्स, जनरली हम कुछ ये कंपाउंड्स यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर पता किसका होता है? तो मैं लिख रहा हूं इनका मेटालिक कैरेक्टर। अगर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात उनका बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। बेसिक कैरेक्टर और उसका थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा एक वेट रुको, ध्यान देना बेटा। क्या क्या था थोड़ा सा बताओ, पहले क्या लिखा था मैंने? ये जो मैं ऑर्डर लिखने जा रहा हूं, दिस इज ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो बहुत आसानी से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बनाएगा, और वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का हम यूज करेंगे आगे फर्दर रिएक्शंस में। रिएक्शंस बहुत आसान है इसकी। पहले आप बेस को समझो, बेस बहुत तगड़ा होना चाहिए हमारा। ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे बताओ? बेसिक कैरेक्टर। या इसी को हम क्या बोल देंगे? आयोनिक कैरेक्टर। तो सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? लिथियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम कॉपर, उससे कम जिंक, उससे कम कैडमियम, और सबसे लास्ट में कह सकते हैं कि इसका जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड ऑफ लिथियम। इस सीरीज की बात करें अगर हम, इस सीरीज में, तो ये मोस्ट आयोनिक होगा, मोस्ट मेटालिक होगा, एंड मोस्ट क्या होगा? आयोनिक होगा। बोलो बेटा। एंड लीस्ट कोवैलेंट होगा। समझो बेटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया। मतलब ऑर्गेनिक एकदम नया रूप है। अब चीजें वही सब हैं, सब याद भी करता जाऊंगा, टिप्स वगैरह सब बताता जाऊंगा आपको। तो मोस्ट मेटालिक, मोस्ट आयनिक एंड लीस्ट कोवैलेंट। तो बताओ बेटा इसके बारे में क्या बात करें? लीस्ट मेटालिक। और वैसे ही मरकरी पता है ना आपको? लीस्ट मेटालिक। आगे बढ़ो। लीस्ट आयोनिक, मोस्ट कोवैलेंट।
जनरली पे जो चार्ज होते हैं उसका भी ध्यान रखो। लिथियम पे जो हम लोग चार्ज की बात करेंगे +1 होता है, इसमें +2, कॉपर में +1 यूज करेंगे, जिंक में बाकी सब में +2। मतलब यहाँ पे चार्ज है नहीं, अभी हम जस्ट बता रहे हैं कि यूज जो करेंगे, क्योंकि देखो आयनिक फॉर्म की बात करेंगे तो चार्ज की बात करनी पड़ेगी ना। ये जो लिथियम कंपाउंड बनाता है, ध्यान दो बेटा, वो हम बोलते हैं RLi। क्या बनाता है? RLi। बता रहा हूं अभी कैसे, ध्यान देना। अच्छा बेटा, इसने RLi बनाया, मतलब ये R किससे लगा हुआ है? Li से लगा हुआ है, और R का मतलब इसके अंदर कार्बन है। R इज अल्काइल ग्रुप, R इज अल्काइल ग्रुप। जहां पे R होगा वो क्या होगा? अल्काइल ग्रुप। समझ लो बेटा, क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो पहले इसको अच्छे से समझ लो, ऐसे है ना, फिर नोट कर लो, क्योंकि अब फिर नेक्स्ट क्लास से आप कंटिन्यू करेंगे अच्छे से, ठीक है। बट बेसिक समझ लो, आज कहाँ से स्टार्टिंग समझ लो कि क्या क्या है। अब बताओ बेटा, इसका मतलब कार्बन है ये, तो क्या कार्बन डायरेक्टली लिथियम मेटल्स, ये और ये मेटल है, तो अब बताओ कार्बन क्या डायरेक्टली मेटल से अटैच्ड है? तो अगर ये कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड है तो क्या ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं था, ये तो हमने मेटल्स थे, ये सारे क्या थे? मेटल्स थे। बट ये मेटल अब किसके साथ अटैच्ड हो गया? कार्बन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन ना उसके पास, तो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। सो दिस इज OMC। क्या है ये? OMC। इसको हम लोग नाम देते हैं अल्काइल लिथियम। नाम भी पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको? अल्काइल लिथियम। आगे बात करते हैं, मैग्नीशियम पे आते हैं। मैग्नीशियम पे चार्ज बेटा कितना है? +2 है। तो अगर ये +2 है तो ये एक टाइप का कंपाउंड ये बनाता है, RMgX बनाता है। RMg कैसे? आपको पता है कि Mg में +2 होता है, और इस पर -1, इस पर -1, तो +2 -2 न्यूट्रलाइज हो गया। अब बताओ ये R डायरेक्टली किससे लगा हुआ है? तो ये कार्बन है, और ये कार्बन किससे लगा हुआ है? मेटल से लगा हुआ है। सो दिस कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनोमेटल। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। हाँ, नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। मतलब कैसे शुरुआत हो रही है, समझ रहे हो कहानी? अभी मैं डायरेक्ट वहां से नहीं, उसके पहले का पार्ट समझो क्या है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। कॉपर की बात करें तो जो कॉपर है उसको हम R2CO लिख सकते हैं, या फिर ये एक कंपाउंड और बनाता है R2CuLi। और ध्यान रखो, चेक कर सकते हो कार्बन कितना चार्ज है, चार्ज कंप्लीट देख लो। फिर अगर इसमें +1 है, RCU होगा, नॉट RCU, क्या होगा? RCU। तो ये अगर +1 है तो ये कार्बन पे माइनस आ रहा है। इन ईच केस कार्बोनाइन विल बी फॉर्म्ड। इन ईच केस कार्बोनाइन विल बी फॉर्म्ड। आपको ऐसा कार्बन मिलेगा जिस पर माइनस चार्ज होगा, क्योंकि मेटल कभी माइनस चार्ज नहीं रखना चाहेगा, मेटल हमेशा प्लस चार्ज। उसका रीजन नहीं समझाएगा, मैकेनिज्म सब आएगा, हम आपको पहले ब्रीफ कर दें। ये जो रिएजेंट, इसका स्पेशल नाम है, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड गिलमैन्स रिएजेंट। गिलमैन्स, क्या बोलते हैं इसको? गिलमैन्स रिएजेंट। इसके बाद ये जो आया, इसको हम बोलते हैं R2ZN, सीधे R2ZN। दिस इज फ्रैंकलिन रिएजेंट। सब फ्रैंकलैंड रिएजेंट। दिस इज, ये हम सीधे इसको क्या लिख सकते हैं? R2CD, क्योंकि +2। अल्काइल कैडमियम, अल्काइल कैडमियम। एंड इसको हम R2Hg लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस? अल्काइल मरकरी, सीधे बोलो। हाँ, मर्क्यूरस या फिर मर्क्यूरिक है बेटा, मरकरी लिख रहा हूं मैं सीधे, अल्काइल। क्या इन सारे केसेस में जो आपका जैसे इसकी बनाओ अगर हम, तो इसको RCDR लिख सकते हैं बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? R। बेटा ध्यान देते जाओ, पहले मैं आपको क्या समझाना, ये लिख सकता हूं। इसमें हमने R2CuLi लिखा है। क्या लिखा बेटा? R2CuLi। ये कुछ ऐसा नहीं है, RCu फिर R और फिर इधर क्या लगा है? Li। बोलो, तो ये जो कार्बन है किससे जुड़ा हुआ है बताओ? मेटल से। मैं अब देखो, सब में मैं समझा दूं आपको। R का मतलब कार्बन, R का मतलब कार्बन, मैं सीधे लिख रहा हूं यहाँ पे, R का मतलब कार्बन। तो बताओ, ये कार्बन मेटल से जुड़ा, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कार्बन किससे जुड़ा है? मेटल से, OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कार्बन किससे जुड़ा है? मेटल से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कार्बन किससे जुड़ा है? ये इसको भी लिख सकते हो आप ऐसे,
R ZnR। बताओ बेटा, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? मेटल से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कार्बन किससे जुड़ा है? मेटल से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कार्बन किससे जुड़ा है? मेटल से, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बताओ पूरी डेफिनेशन सेट बैठ रही है? सो व्हाट इज, चलो बताओ, डिफाइन करो, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? द कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ मेटल इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि अब पहचानो, आइडेंटिफाई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आइडेंटिफाई OMC, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमने कहा कि हमारे पास है CH3CO-, हमारे पास है HCO-, हमारे पास है RMgX, हमारे पास है R2CD। समझ रहे हो ना बात? हमारे पास है सपोज यहाँ पर CH3COONH4, हमारे पास है यहाँ पर NH4Cl, राइट। हमारे पास है R2Zn, हमारे पास है RLi, R2CuLi, या हमारे पास है RLi, या हमारे पास है सपोज CuCl। इन विच केस OMC इज, जो OMC उसको टिक मार दें। बेटा बताओ, यहाँ पे कार्बन तो है, कोई मेटल है नहीं है, दिस इज नॉट OMC, दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यहाँ पर भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, कार्बन के साथ कोई मेटल नहीं है, कार्बन के साथ मेटल आ गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बन के साथ मेटल आ गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बन के साथ कोई मेटल है नहीं है, कार्बन के साथ कोई मेटल है नहीं है, कार्बन ही नहीं है। कार्बन के साथ मेटल है, ऑर्गेनोमेटेलिक। 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 कार्बन के साथ कार्बन है ही नहीं। पहचाना सीख गए? अब बात ये आती है कि इसको याद कैसे करें, तो याद करवाते हैं आपको। तो अब देखो वीकेएस ट्रिक। रखो पेन नीचे। लो मैम, क्या है? लो मैम, रुक जाओ बेटा, हम बना रहे हैं उसको। लो मैम, कुछ जानो? जानू नहीं बेटा, क्या जानो बोल रहे हो? लो मैम, कुछ जानो, कह दो, होगा। क्या सेंटेंस? लो मैम, लो मैम, कुछ जानो, कह दो, होगा। अब हिमांशु बोलेंगे, एक्टिंग कर देगा मेरी। क्या सेंटेंस बोलो जल्दी? लो मैम, कुछ जानो, कह दो, होगा। लो मीन्स, अरे लो Li, मैम मीन्स मैग्नीशियम, कुछ, कॉपर, जानो जेड आ रहा है, जिंक, कह दो CD, कह दो CD, कह दो CD, होगा। देखो क्या वही है, क्या वही है? कोई और सेंटेंस बना दिया क्या बेटा? हाँ, बाद में बना के मुझे बता देना। और बेटा उसको टिकटॉक पे मत डालना लेकिन। तो सीधा ट्रिक क्या है बताओ, इसको याद रख सकते हो? अच्छा हाँ, अब इसी के बेसिस पे एक चीज और समझ लो। ये यहाँ पे इसने बेटा क्या बनाया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक बहुत अच्छा चीज पहले समझ लो, फाइनल सारा चीज। RLi बना था यहाँ पे क्या बना था बेटा? RMgX, यहाँ पे RCu, या फिर क्या बताओ बेटा? R2CuLi। ये क्या बनाया था बताओ? R2Zn, बोलो ना। ये R2CD और ये R2Hg। ध्यान दो, क्या इन सब के पास जहां जहां पर R है सब में माइनस होगा? क्यों? रीजन बताओ। मेटल पे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ वाले पे। तो अगर इन सब पर निगेटिव चार्ज है तो आपको पता नहीं, जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या तो वो बेस होते हैं या तो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या तो वो बेस होते हैं या तो फिर वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अगर मैं Cl- की बात करूं तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, अगर मैं OH- की बात करूं तो बेस हो गया। तो जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज किस पर? R पर। इसका मतलब यहाँ पे जो R लगा हुआ है, अब इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस आ गया बेटा। तो बताओ, इन सब केसेस में कार्बन आयन की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? इन ऑल केसेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्बन आयंस। तो कार्बन आयंस की सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। अभी हम मैकेनिज्म भी बताएंगे कैसे कैसे क्या बनता है। बात समझ में आती है? क्या सेंटेंस था? लो मैम, कुछ जानो, कह दो, होगा। अब सुनो, इसके ये जो दो पहले वाले हैं बेटा, रखो पेन, ये जो हम समझा रहे हैं सुनो तो पहले बात को। इसके जो पहले वाले दो हैं ये, और ये वाले दो हैं,
अगर ये माइनस है तो अगर हम इनको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करें, किसकी तरह? एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल अगर हम इनको ट्रीट करें तो ध्यान रखो ये जो पहले वाले हैं काफी स्ट्रांग होंगे क्योंकि स्ट्रांग मेटल के साथ लगे हुए हैं, ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जो इनसे बनेगा उसको हम बोलते हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल। कैसे न्यूक्लियोफाइल बताओ? हार्ड। हार्ड मतलब स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ वाले कौन से होंगे? ये सब, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब कैसे होंगे? लिटरली सॉफ्ट। यस, वेरी गुड, क्या बात है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा अगर हम बात करें यहाँ पर सॉफ्ट, तो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में क्या क्या आ जा रहा है एक बार हम नीचे लिखना चाहेंगे यहाँ पर। बताओ पहला क्या है? R2, बताओ बेटा, CuLi। दूसरा क्या है बताओ? R2Zn। बहुत बड़ा यूज है इन सबका। अच्छी रिएक्शंस में अभी पता चलेगा हार्ड न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या क्या मीनिंग है, मैं पहले इसलिए बता दे रहा हूं। और क्या बताओ? R2Hg। और भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर ये है भाई न्यूक्लियोफाइल का मतलब बेटा क्या है कि भाई माइनस चार्ज होना चाहिए। ये वाला पता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्यों है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? किसी को इलेक्ट्रॉन देना। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बेटा वो तो रेजोनेंस में चला जा रहा है, माइनस सिंगल डबल। तो यहाँ पर ये जो जा रहा है कहाँ पे चला जा रहा है बताओ? रेजोनेंस में चला जा रहा है। बताओ बेटा, तो अगर रेजोनेंस में चला जा रहा है तो क्या ज्यादा फ्री रह पाएगा ये? अरे याद करो बेसिक कैरेक्टर, तो ये ज्यादा फ्री नहीं रह पाएगा, तो क्या उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो पाएगा? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा ना इसका, तो दिस इज नॉट हार्ड, दिस इज सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही मैंने कहा कि भाई CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, बताओ बेटा कैसा न्यूक्लियोफाइल? हार्ड या सॉफ्ट? हार्ड या सॉफ्ट? क्यों सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि ये भी कहां चला जाएगा? रेजोनेंस में। तो अगर ये रेजोनेंस में चला गया तो इसका अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, तो देने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इसका कम हो जाएगा। तो रेजोनेंस किसकी वजह से? लेकिन रेजोनेंस की वजह से। सुन रहे हो बात? समझ रहे हो बात? अब सपोज मैंने कहा कि ये कंपाउंड हमारे पास है, मैं बेटा अभी सॉफ्ट की एग्जांपल्स ले रहा हूं, ध्यान देना इधर से। मैंने कहा कि हमारे पास ये CH माइनस है और यहाँ पर COCH3 है, यहाँ पर COCH3 है। चलो बताओ हार्ड या सॉफ्ट? जल्दी बोलो। अरे माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, कैसे न्यूक्लियोफाइल? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है? रेजोनेंस हो जा रहा है। अच्छा मुझे बेटा एक चीज बताओ, ये ट्रिक याद है ना? अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप कभी भी कंफ्यूज होगे कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या है और हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या है। बस सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में एक चीज और ध्यान रखना है, कैसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें क्या हो जा रहा है? रेजोनेंस हो जा रहा है। तो जिसमें रेजोनेंस हो जा रहा है वो हार्ड नहीं, क्या होगा? हमेशा सॉफ्ट। और हार्ड न्यूक्लियोफाइल तो वही होगा जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जो क्या मेटल वगैरह के साथ हो, या फिर जहाँ पर रेजोनेंस ना हो और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी काफी ज्यादा हो। अच्छा, और देख रहे हैं सो मेनी केसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा बेटा ये कि भाई ये CH2 माइनस है और यहाँ पर COOCH3 है, COOCH3 है। बताओ इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, यहाँ भी क्या हो जा रहा है बताओ? रेजोनेंस हो जा रहा है। बात समझ रहे हो ना? तो ये सब के सब मतलब कहां से कहां तक? कुछ जानो कह दो होगा, कुछ जानो कह दो होगा, ऑल आर, उसमें जितने भी R माइनस हैं वो सब किसकी तरह काम करेंगे? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। और कुछ और कंपाउंड्स जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, क्या ये ऑर्गेनोमेटेलिक है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, बट हम अगर न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो कैसे न्यूक्लियोफाइल है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि हमें कैटेगराइज करना था सॉफ्ट और हार्ड, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिया है, बट दीज आर नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब जैसे मैंने कहा कि आप हार्ड न्यूक्लियोफाइल की बात करो तो बेटा कौन सा पहला आ गया बताओ? RLi आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया बताओ? RMgX आ गया कि नहीं आ गया? अब मैंने कहा ये कंपाउंड है CH3O माइनस, CH3O माइनस, बेटा क्या रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा फ्री है कि नहीं है? तो ये सॉफ्टली काम करेगा, हार्डली काम करेगा? आसानी से, तेजी से काम करेगा। सो दिस कैन बी अ हार्ड न्यूक्लियोफाइल, बट दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अब पहचान लोगे कि कौन सा हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, किसका कैरेक्टर ज्यादा होगा, किसका कैरेक्टर कम होगा। इसी सेंटेंस, ये सेंटेंस ही सीक्वेंस है, ये सेंटेंस ही क्या है आपका? सीक्वेंस। तो लो सबसे ज्यादा होगा सबसे कम होगा, समझे? तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम है, इसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम, इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा तो इसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। बात समझ में आती है? तो एक बार रिपीट कर दो सेंटेंस, क्या है सेंटेंस? लो मैम, कुछ जानो कह दो होगा।
नो डाउन। और आई थिंक हम लोगों को अब यहीं पर क्लास खत्म करनी चाहिए। तो हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में गिलमैन्स रिएजेंट बताया आपको, फ्रैंकलिन रिएजेंट बताया आपको, और क्या बताया, अल्काइल लिथियम बताया, अल्काइल कैडमियम बताया, अल्काइल मरकरी बताया, है ना। तो अब उसका फिर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। बहुत सारे लोग जब बताते हैं गिग्नॉट रिएजेंट तो ये सब लास्ट में बताते हैं, बट मैं इसको स्टार्टिंग में बताता हूँ क्योंकि आगे जहाँ भी जरूरत पड़े हम डायरेक्टली यूज कर पाएँ। ओके बेटा, थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड स्टार्ट किया था, है ना। उसमें आपको एक ट्रिक बताई थी। लो मैम, लो मैम कुछ जान लो नहीं, हाँ जान, कुछ जानो कह दो, यही ना, ठीक है। इसका जो बना था वो आर एल आई बना था, इसका आर एम जी एक्स बना था, इसका आर सी यू बना था, या फिर अगर लिथियम के साथ कॉम्बिनेशन है एल आई। क्या नाम था बेटा इसका, गिलमैन्स रिएजेंट। और इसका जो बना था वो क्या बना था, R2ZN, याद है सर, R2CD। और इसका क्या बना था, हाँ दिस इज फ्रैंकलिन रिएजेंट, दिस इज अल्काइल कैडमियम, दिस इज अल्काइल मरकरी, कुछ ये बना था। मैंने बताया था कि इनमें से ये जो दोनों पहले वाले हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, हाँ, या अगर हम बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर हम इनकी बात करें तो ये वीक बेस होते हैं। ये काफी स्ट्रॉन्ग, अगर ये बेसिक नेचर शो करेगा, एक्चुअली में यहाँ पे जो R माइनस है बेटा सब इसी का रिएक्शन है, R माइनस का ही रिएक्शन है। कल की क्लास में कौन कौन एब्सेंट था बेटा, कल की क्लास में, हाँ तो दिक्कत नहीं है, यही से समझ लो शुरुआत है, ठीक है। तो ये आप देखो ना, अल्काइल ग्रुप पे माइनस चार्ज है बेटा, अल्काइल ग्रुप पे माइनस चार्ज है मतलब कार्बन पे माइनस है, और कार्बन पे माइनस मतलब कार्बेनाइन, कार्बन पे माइनस मतलब क्या, कार्बेनाइन। तो उसी की सारी प्रॉपर्टीज आगे की जो भी बात होगी हम देखेंगे आगे। इनमें से जो पहले दो होते हैं ये कैसे बेस होते हैं बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस, और ये कैसे बेस होते हैं बताओ, वीक बेस। यहाँ से एक बहुत अच्छा चीज सामने आता है, पता है क्या, लास्ट टाइम तो आपको बता ही चुका था। यहाँ से हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन की बात भी कर सकते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन कैसे। आप याद करो जब हम एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि कोई भी रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जाता है। तो अगर हम, चूंकि यहाँ पे बेस की बात हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो होगा, बताओ किधर से किधर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ। तो अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा बेटा। ऐसा रिएक्शन अगर हो रहा है तो कैसा होगा, बताओ, इधर स्ट्रॉन्ग बेस और इधर क्या बन जाए, वीक बेस, तो स्पॉन्टेनियस होगा। बट सोचो इसका उल्टा हो जाए अगर, कि वीक बेस से क्या बन जाए, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, तो बताओ बेटा ये रिएक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो आप यहां से यू कैन टेल अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन की बात। आज मैक्सिमम पार्ट आपका कवर हो जाएगा, जो भी चैप्टर है उसमें जल्दी उसमें टाइम नहीं लगेगा। तो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो माइंड में सेट कर लो, ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर हम एसिड की बात करते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड होता है, और अगर हम बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस अगर जा रहे हो तो स्पॉन्टेनियस होगा, बट अगर वीक से स्ट्रॉन्ग जा रहे हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। चेक करते हैं कुछ रिएक्शंस, ठीक है। फर्स्ट सम रिएक्शंस, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो सम रिएक्शंस देखते हैं, कुछ रिएक्शंस देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमें रिएक्शन कराना RLI का, देखते जाओ बेटा जरा सा, ये रिएक्शन थोड़ा देखो और पहले बताओ मुझे, ऐसे नहीं। सारे फॉर्म आपके सामने हैं यहाँ पे, इनको देख के काम करने, ठीक है। हमने कहा कि इसका रिएक्शन मैंने कर दिया बेटा कैडमियम क्लोराइड से, CdCl2 से। किसे कर दिया बताओ, कैडमियम क्लोराइड से रिएक्शन कर दिया। इसका क्या बन सकता है जरा बताओ यहाँ पे। एक तो ये क्या बना देगा, LiCl बना देगा, बना देते हैं LiCl यहाँ पे। दूसरा बेटा क्या बन सकता है यहाँ पे बताओ, R है, अच्छा चार्ज लिख लो, +1 वाला ये था, ये +2 वाला था, इससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा। +2 जो चार्ज, हम इसी चार्ज के बेसिस पे बात करेंगे, समझ रहे हो, इसी चार्ज के बेसिस पे हम बात करेंगे।
बताओ क्या बनेगा? एक तो LiCl बन गया, फिर बताओ दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, बताना जरा सा। RCdCl कैसे पता है? क्योंकि चार्ज कंप्लीट न्यूट्रलाइज होना चाहिए। कैडमियम पे कितना चार्ज होता है? +2। तो अगर कैडमियम पे +2 होता है तो आपको पता है इस पर -1 और इस पर -1, हो गया न्यूट्रलाइज। बोलो अच्छा, क्या ये भी OMC है? व्हाट इज OMC? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। हाँ, लास्ट टाइम जो भी नहीं आए थे हम बता देते हैं। कार्बन अगर मेटल से बेटा डायरेक्टली अटैच्ड है, कार्बन अगर मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिथियम है और कार्बन है ही नहीं, तो दिस इज नॉट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? मेटल तो है बट कार्बन नहीं है। क्या ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है? अल्काइल ग्रुप के अंदर कार्बन ही तो होता है, तो कार्बन मेटल से अटैच्ड है, तो ये OMC है। तो हमें कंपैरिजन OMC और OMC के बीच में करना है, उनके बेसिक कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। पेन रख लो, थोड़ी देर समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे बहुत बढ़िया काम आने वाली है। आपको पता चल जाएगा कि कौन रिएक्शन, क्योंकि ऐसे रिएक्शन को आप कैसे सोच पाओगे? मतलब अब कॉन्सेप्ट पता है तो ही कर पाओगे, अदरवाइज तो रुक गया। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है बेटा, और ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इन्हीं के बीच में कंपैरिजन करना है। अब आप बताओ, ये है लिथियम और ये है कैडमियम। यहाँ पे आ जाओ, ये लिथियम, ये है कैडमियम, व्हिच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस? लिथियम वाला। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये वीक बेस हो गया। इट मींस क्या ये रिएक्शन हो सकती है? यस, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज फिजिबल रिएक्शन। बोलो बोलो, पक्का? और आगे देखो, RLi ले लेते हैं फिर से, और हमने कहा कि इस बार हम CuCl लेंगे। क्या लेंगे? CuCl। बता दे जाना मुझे। अब बताओ बेटा क्या बन सकता है? एक तो दो ले लो यहां से। मैं बता रहा हूं क्या बनेगा इस बार, R2CuLi बनाऊंगा मैं, और आप एक LiCl निकाल दो। देखो एक Li और एक Cl निकल गया, 2 R, एक Li बचा। भाई 2 Li थे ना, तो 2 Li थे, तो एक Li इधर चला गया, तो एक Li बचा ना, बैलेंस कर लो। और Cu एक बचा, 2 R बचे, R2Cu। व्हाट इज दिस? दिस इज, बोलो क्या था ये? गिलमैन्स। अब मुझे ये बताओ बेटा, क्या ये OMC है? क्या ये OMC है ना? दोनों OMC। तो आपको कंपैरिजन OMC और OMC के बीच में ही करना है। तो अभी देखो, अभी गिरवाट रिएजेंट की बात नहीं हो रही, बट हम ये बेसिक बना रहे हैं, पहुंचेंगे तुरंत। इनमें से हम जो सबसे ज्यादा 2 रिएक्शंस पढ़ने वाले हम बता रहे हैं आपको, कौन सा पहले ही बता दे रहे हैं, जिनका बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज है। पहला है ये वाला और दूसरा है ये वाला। बहुत मेजर एप्लीकेशन है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कहीं पर भी जैसे नहीं A से B जाना है, B से C जाना है, इस टाइप की रिएक्शंस होती है ना, जो जनरली पूछी जाती है एंट्रेंस एग्जाम्स में, है ना। तो उसमें से बीच बीच में रिएजेंट दिए जाते हैं, और ABC या फिर आपको A और B दे दिया जाएगा, पूछा कौन सा रिएजेंट यूज करना है। पिछली बार भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो जिसकी मास्टरी ऐसी चीजों में हो गई, उसके ऑर्गेनिक समझ लो। तो अब वही टाइम आ गया कि हम जो चीजें सीख चुके हैं, अब उसके बाद की उन्हीं चीजों को अप्लाई करके हम सारी चीजों को सीखते चले जाएं। अब ये कॉन्सेप्ट भी तो बेटा किसका है? आप बताओ मुझे, ये कॉन्सेप्ट किसका है? GOC का ही तो कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट GOC अभी आप देखना कि मैं आइसोमेरिज्म को हर एक चैप्टर में लगाऊंगा, और बहुत खतरनाक तरीके से लगाने वाला हूँ। मैंने क्यों टाइम दिया है, उसका इंपॉर्टेंस आपको अब आगे समझ में आएगा, क्योंकि आपको आगे समझने में दिक्कत ही नहीं होगी बिल्कुल भी। अब जरा बताओ कैसा बेस है, जल्दी बताओ। ये यहाँ पे देखो लिथियम और यहाँ पे देखो कॉपर। अब यहाँ से देखो, ये लिथियम और ये कॉपर सीधे, है ना। और आपको ऐसे बस सेंटेंस याद रखना, लो मैम कुछ जानो कह दो होगा, लो मैम कुछ जानो कह दो होगा। लो मीन्स क्या? लिथियम। मैम कुछ तो कुछ तो बाद में आ रहा है ना, ये पहले आ रहा है ना। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कैसा बेस होगा बताओ? वीक बेस होगा। कैसा रिएक्शन है ये? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ध्यान देना। अब हमने यहाँ पर, अब मैं कुछ और ले रहा हूँ, देखना जरा सा। अब हमने सपोज इनमें से कोई एक और ले लिया, हमने कहा कि हमारे पास है सपोज RCU, और मैंने इसका रिएक्शन कराया LiCl से। अब देखते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंड। सो क्या बन सकता है बताओ? यहां से एक तो CuCl बना दो। क्या बेटा? हाँ, 2 ले लेते हैं, 2 मोल ले लें इसके। चलो R2CU बन गया, R2CuLi और प्लस CuCl। What about this? OMC कौन है? ये वाला है ना, OMC को चेक करना है। OMC पहचान लोगे ना तुरंत, कार्बन से अटैच, तो ये है आपका OMC।
OMC कैसा बेस है? ये कॉपर है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये भी OMC है। अब थोड़ा सा देखना है, हाँ, तो R2Cu Li आ जा रहा है और यहाँ पर RCu आ जा रहा है, लिथियम भी आ जा रहा है यहाँ पे, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। आ रही बात समझ में? सो मेनी रिएक्शंस, कई सारी रिएक्शंस की आप बात कर सकते हो यहाँ पे, है ना। जैसे कि सपोज आपने लिया RMgCl, ध्यान देना, RMgCl, उसके एक्शन बेटा आपने CuCl से कराया, बताओ जल्दी से क्या बनेगा? देखो जरा सा ध्यान से, RMgCuCl बना देते हैं, तो फिर तो वही बन जाएगा। यस MgCl2 ना, और प्लस क्या? RCu। देखा जाए जरा, तो अगर हम RCu क्या R2Cu बनाना पड़ेगा? नहीं RCu, Cu तो +1 ही है ना, Cu +1। बताओ बेटा कैसा बेस है? Mg है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है। और बताओ वीक बेस है, प्रोसेस इज। बताओ बेटा ऐसी हजारों रिएक्शन आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते? दिस इज सो यू कैन डिसाइड द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपको, ऐसे रिएक्शन आपको तो रिएक्टेंट दिया जाएगा ना, जब रिएक्टेंट दिया जाएगा तो आप खुद ही प्रोडक्ट बना लोगे वहां से। एनी डाउट? कितने लोग ये बात समझ में आ गया? तो जरा सा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमने एक चीज बहुत बढ़िया सीख ली, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेटल्स, एक्चुअली बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पे हमने बात की। चलो ये हो गया, अब आगे की बात कर लिया जाए। बेटा हमें हार्ड न्यूक्लियोफाइल पता है ना, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पता है ना, ठीक है। तो अब हम इस चीज को थोड़ा बाद में लेंगे, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो अब हम ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड्स पे इतना बताने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बताओ, पढ़ो। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा GR बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? GR, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। यहां से फोकस करो। तो एक्चुअली में शुरुआत हम बोले अगर तो अब यहां से हुई है, इसके पहले की चीजें हमें जानना जरूरी था। जनरली आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो सीधे सीधे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दिया रहता है, और हालांकि एक साथ सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे भी नहीं इसके। तो सारा चीज में जितनी भी रिएक्शन पॉसिबल है, हाँ सबसे पहली चीज तो बेटा ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RMgX। अच्छा ये हैलोजन आ रहा है बेटा यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ RX की बात करें, तो एक तो होता है RI, एक होता है क्या बेटा बताओ RBr, एक होता है RCl, एक क्या होगा RF, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। रख दो पिन बेटा थोड़ी देर के लिए, देखो जरा सा। आपको पता नहीं बेटा यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे CF बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? CF। और यहाँ पर CI बॉन्ड होगा। ओवरलैपिंग हो रहा है। मैं आपको फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन कर दूं तो समझ में आ जाएगी बात। जरा बताओ, कार्बन सेकंड पीरियड में आता है तो ये 2p होगा। आयोडीन कौन से पीरियड में आता है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 5th पीरियड में आता है। तो 2p, तो इसके बीच में जो ओवरलैपिंग हुआ होगा इसके बीच में हुआ होगा 2p 5p। अरे भाई ये भी p ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी p ब्लॉक एलिमेंट है, तो p के ही तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपस में मिले होंगे। तो ये 2p और ये 5p। जरा इसकी बात बताओ, कार्बन 2p और फ्लोरीन भी 2p, दोनों सेकंड बताओ, which overlapping is much more effective? Which overlapping is much more effective? 2p 2p, most effective overlapping, most effective overlapping। बताया बेटा। अब आगे की जितने भी पार्ट्स आपको मिलेंगे ना, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स में आपको बताता जाऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट सब आया है, ध्यान देते जाओ। और बेसिकली देखो, जो जीओसी और आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आते हैं और उनके एप्लीकेशंस भी आते हैं, और जो एप्लीकेशंस आगे आएंगे वो इन सारे पार्ट्स में बातें चले जाएंगे धीरे धीरे। तो अब ये बताओ, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं कि लीस्ट इफेक्टिव ओवरलैपिंग। हर चीज में आपको लॉजिकली समझाता हूं, ऐसा नहीं कि आप, हाँ जहां पे कुछ एक दो चीजें शायद मैं बोलता हूं कि इनको लर्न करो, अदरवाइज आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें देता हूं। तो लीस्ट इफेक्टिवली ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? अच्छा बेटा बताओ, अगर ओवरलैपिंग पुअर है, इसको हम पुअर ओवरलैपिंग बोल सकते हैं ना? अगर ओवरलैपिंग पुअर है तो ये बॉन्ड कैसा होगा? वीक बॉन्ड होगा। तो दिस बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। अगर ओवरलैपिंग बहुत अच्छा है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो ये कैसा बॉन्ड होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। समझना? समझना? तो मुझे बताओ बेटा कि कौन सा बॉन्ड आसानी से टूट सकता है? तो
अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, हम रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। कौन जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा? जो जल्दी टूटेगा। कौन जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करेगा? जो जल्दी टूटेगा। जल्दी कौन टूटेगा? आरआई। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा इसका, अल्काइल हैलाइड का। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड। यहां तक बात समझ में आती है? अब ये देखते हैं, अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि भाई ग्रिग्नॉट रिएजेंट का फॉर्मूला आपने देख लिया। तो RMgX है तो RMgF बना सकता है, RMgBr बना सकता है, RMgCl बना सकता है, RMgI बना सकता है। कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा उसकी बात भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट पार्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। वो ऐसा सिस्टम नहीं है जैसे कि आपने 11th पहले पढ़ा था, एकदम सिस्टम डिफरेंट है पूरा एकदम पढ़ने का। सनी को रिएक्शन लिख लिया बस याद कर लिया, वो सब नहीं, बिल्कुल भी। क्लियर है ना? कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो होता क्या है कि बेटा इसका जो प्रिपरेशन होता है, हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है। और हम यहां पर अल्काइल हैलाइड के फिर हम लोग अराइल हैलाइड भी लेते हैं। क्या ले सकते हैं? अराइल हैलाइड भी ले सकते हैं। आर अल्काइल भी हो सकता है, आर अराइल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसका रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, ईथर आपने सपोज ये ले लिया, क्या बोलते हैं, क्या नाम बताओ इसका? डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम इसका? डाई मिथाइल ईथर। बोलो, क्लियर है बेटा? सुनते जाना आप जरा। होता क्या है कि ये जो Mg है ये बीच में इंसर्ट हो जाता है ऐसे, किसके प्रेजेंस में? लेकिन तो यहां पे इंसर्ट हो जाता है। तो बताओ x के जस्ट पहले आ जाएगा तो क्या बनाएगा? R Mgx, खत्म। एंड दिस बिकम्स ग्रिग्नॉट। अब आपको बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है कि ये मैग्नीशियम था और बीच में घुस गया? और ऐसे कैसे घुस जाएगा? बट होता ऐसा ही है। तो उसके लिए मैं क्या चाहिए? मैकेनिज्म। उसके लिए मैं क्या चाहिए? मैकेनिज्म। मैं दो प्रोपोजनल, हाँ। और जैसे कि हम लोग अब रिएक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर कर दूं, सुन लो ध्यान से। आप क्या मुझे बता सकते हो, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि मैकेनिज्म पहले आया या प्रोडक्ट पहले आया? पहले प्रोडक्ट है। सुन लो ध्यान से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जिससे कि आपके दिमाग में एक चीज जो घूमेगी बार बार बीच में वो बिल्कुल ना घूमे। तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म और प्रोडक्ट की, तो पहले कौन आया है? प्रोडक्ट आया है। हमारे पास रिएक्टेंट था, हम लैब में गए, हमने एक्सपेरिमेंट किया, फिर कुछ टेस्ट किया, तो हमको पता चल गया कि ये कंपाउंड बन गया। फैक्ट सुन लो क्या है अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब आगे की बात समझ में आएगी हमें बहुत अच्छे से, क्योंकि कुछ चीजें हमें माननी पड़ेंगी। आप बोलोगे नहीं सर लॉजिकली तो ऐसा हो रहा था, तो मैं बोलूंगा हाँ लॉजिकली तो बेटा ऐसा हो रहा है, बट चूंकि प्रोडक्ट ये बन रहा है इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इसी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रोडक्ट फाइनली वही बनाना है। तो ऐसा हर जगह नहीं, काफी जगह लेकिन ऐसी चीजें आएंगी, तो वहां पे जब क्रॉस क्वेश्चन करोगे तो उसका मेरा एक ही जवाब होगा। क्या जवाब होगा? कि प्रोडक्ट क्या है? पहले आया है। और जब प्रोडक्ट बन गया, हमने एनालाइज कर लिया कि भाई ये बन के आ गया है, तो अब हमने सोचा कि भाई ये यहाँ से रिएक्टेंट से यहाँ कैसे पहुंचा होगा। तो उसके लिए बहुत हजारों मैकेनिज्म प्रपोज की गई, और जो बेस्ट मैकेनिज्म लगा, सूट किया, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा माइंड में ध्यान रखना है कि हम कोई भी मैकेनिज्म लिखते हैं तो किसको ध्यान में रख के लिखते हैं कि हमको वो प्रोडक्ट बनाना है, उसके बेसिस पे हम उस मैकेनिज्म को प्रपोज करके लिखते हैं। तो बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी कि नहीं भाई यहां से H निकलना चाहिए था, Cl क्यों निकल गया? तो हम आपको क्या बोलेंगे? दैट डिपेंड्स कि प्रोडक्ट क्या बना है। अगर हम हाइड्रोजन निकालते तो हो सकता है कि वो कंपाउंड नहीं बनता, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ा? Cl। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है, वहां से निकल रहा था हाइड्रोजन, निकलना चाहिए था हाइड्रोजन को, बट निकला क्या? Cl। इसलिए हमने Cl को निकाला। क्यों निकाला? बिकॉज हमको क्या बनाना था? वो प्रोडक्ट। ऑल मैकेनिज्म्स आर प्रपोज्ड मैकेनिज्म, ऑल मैकेनिज्म्स आर प्रपोज्ड मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म थोड़ी देख पाते हैं सिस्टम में कभी भी। अच्छा ये ऐसे गया वहाँ, अच्छा ये टकराया, अच्छा ये फ्लैट प्लानर है, अच्छा ये ऊपर से भी अटैक किया और ये नीचे, ऐसे थोड़ी पिक्चर आपको साफ साफ नजर आता है, दिखता है। ये थोड़ी रियलिटी है। रियलिटी यही है कि प्रोडक्ट हम मिलता है वो भी हमें नहीं दिखता है, हम उसमें टेस्ट करते हैं कि अच्छा एल्डिहाइड बना तो एल्डिहाइड के ये टेस्ट हो सकते थे, इसका स्मेल ऐसा है, बहुत केमिकल टेस्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये एल्डिहाइड, इसमें ये डालने से ये कलर देता है, तब हम पता करते हैं कि अच्छा ये एल्डिहाइड होगा। उसके बाद हम सोचते हैं कि वो एल्डिहाइड जो बना है वो किस प्रोसेस के थ्रू गया होगा। तो उस प्रोसेस में बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें भी आएंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो हमें फोर्सफुली करना पड़ेगा। इस चीज को माइंड में घुसा लेना आगे के रिएक्शंस के लिए, ठीक है।
तो आपके क्रॉस क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे उस बेसिस पे। अब बात ये आती है बेटा कि मैग्नीशियम यहाँ पे घुस गया तो कैसे घुस गया, ठीक है। तो उसमें हम दो मैकेनिज्म आपको देंगे। मैकेनिज्म 1, और पता है बेटा एक चीज मैं आपको बताऊं, मैकेनिज्म जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उससे आपको क्वेश्चन तोड़ मोड़ के जो बनाया जाता है ना, अब कभी भी नहीं घूमोगे। और मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो कुछ नहीं होता, बहुत आसान मैकेनिज्म होती है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम बेटा क्या है आप मुझे बताओ। मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसके वैलेंसी शेल में, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स आउटर मोस्ट शेल। होते कि नहीं होते हैं? कैसे? इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे अगर आप तो क्या मिलेगा हमको? इसका 12 होता है ना बेटा, तो क्या मिलेगा? 2 8 2 मिलेगा। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 लूज करना चाहेगा, बट होगा क्या? अभी देखो, सपोज ये मैग्नीशियम था, इसने बेटा क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्या लूज किया? 1 इलेक्ट्रॉन। बनाता हूं कैसे बनता है, RMGX कैसे बन रहा है। अब इसके बेसिस बड़े अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। सुना तो बता बेटा, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बताना जरा सा? 2 थे। 1 लूज कर दिया मतलब 1 चला गया, तो क्या 1 बचा? अगर अब देखो, अब जरा सा भी इधर उधर आपका दिमाग नहीं घूमना चाहिए पूरे, जब तक, अब मैं पूरे दिसंबर लास्ट तक जब तक ये क्लासेस चलती रहेंगी ऑर्गेनिक की, तब तक एकदम भी बिल्कुल आपका माइंड, और बहुत मजा आएगा। थोड़ा एंजॉय करते जाओ, साथ साथ में रहोगे। बहुत ही सिंपल चीजें हैं सामने एकदम। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास थे? 1 तो निकल गया, 1 बच गया। और इलेक्ट्रॉन निकला है तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। इतना समझ में आ गया क्या? पक्का एकदम क्लियर? अच्छा अब इसके बाद हमारे पास दूसरा जो है RX है। RX है ना, तो अब RX में ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? प्लस। क्या दिया इसने? R प्लस, और प्लस कैसे क्या दिया इसने? X माइनस। और ये बॉन्ड टूटता भी कैसे है पता है? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके क्या करता है? अटैक करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपल कराता है ये, तो बॉन्ड टूट जाता है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक किया इस पर, वही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके अटैक किया RX में, अपने आप नहीं टूटा। जब इलेक्ट्रॉन अटैक किया बेटा, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा तो उसको क्या करेगा? दूर भगाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, कोलिजन होगा। तो जैसे टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन अटैक किया था ना इस पे, बताओ क्या होगा? जो 1 प्लस था R पर और 1 इलेक्ट्रॉन गया इस पर, तो 1 प्लस और 1 माइनस मिलके, जवाब दो ना। नहीं न्यूट्रल हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 है और यहाँ पर एक -1 डाल दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। गॉट इट? समझते जाओ एकदम, कहीं भी दिक्कत हो रोक देना मुझे तुरंत। तो ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया बताओ बेटा? न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन तो गया ना इसके पास, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये बन गया? कैसे बताओ? समझ रहे हो? अरे बेटा ये R प्लस था और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ से, तो जब लिया सुनना, तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना इसके पास, और 1 प्लस था और इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? माइनस। प्लस माइनस क्या हो गए? न्यूट्रलाइज। तो फाइनली ये क्या बन गया? मैं हर चीज आपको छोटा सा चीज, चाहे भले 0 लेवल का हो या फिर कितना भी हायर लेवल का हो, हर चीज बताऊंगा, बस आप देखते चले जाओ। कहीं पर भी एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो कॉन्सेप्ट को। बात समझ में आती है यहाँ तक? ये कैसे हुआ? कोई डाउट किसी को? नहीं? ओके। ये R फ्री रेडिकल बना। अब सुनना जरा ध्यान से, ये है R, देखो अब क्या क्या कैसे बना RMGX। ये है R, ये है X और ये है Mg। हाँ बता कुछ। हाँ जो भी बेटा आप बता दो। क्या क्या क्या? हाँ। क्या बेटा ये? हाँ ये कैसे हुआ? अरे बॉन्ड टूटा नहीं बेटा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे क्या है? प्लस आया। इसी प्लस को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। यही जो R प्लस है ना, इसका मैं अलग से दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि R प्लस नहीं, ये इस पार्ट को मैंने यहाँ पे दिखाया है, दिस पार्ट इज दिस। तो R प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस था तो माइनस आ गया, और एक प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज कर दिया, तो R आ गया। फ्री रेडिकल नहीं है? फ्री रेडिकल ही है। हाँ हाँ दिस इज फ्री रेडिकल। रुको बेटा, हमको लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। एक चीज मुझे बताओ, इस पर प्लस चार्ज है ना बेटा? फ्री रेडिकल मैंने कहाँ डाला? मैंने इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कराया। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, रुको अपना ही पेन दो मुझे, कैप है ना। अरे बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये इलेक्ट्रॉन है, सुनना आप सब लोग, ये इलेक्ट्रॉन है ठीक, इस पर बेटा प्लस चार्ज है। क्या है?
इस पे कौन सा चार्ज है? सुनना ध्यान से। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, चलो देखो चला गया। यहां पे इस पे कौन सा चार्ज था? प्लस। इस पे कौन सा चार्ज था? प्लस माइनस क्या हो गया? तो बेटा कैप थोड़ी गायब हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन गया ना, वही तो है इलेक्ट्रॉन। हाँ तो क्या बेटा वो उड़ जाएगा क्या वो? अरे आर कैसे हो जाएगा? कार्बन 2 बार होते हैं, मतलब कार्बन 2 मिले हुए होते हैं जो बीच में तो एक फ्री रेडिकल रहता है। हाँ होमोलाइटिक। हाँ अब पूछो, आप पूछो। हाँ ठीक है, इसके पास एक कमी थी, बिल्कुल थी, एक कमी थी, तो एक लिया ना इसने। तो बेटा जो लिया वो किसके पास है? इसके पास है ना, ये दिख रहा है ना आपको, वही तो है जो उसके पास जो उसने लिया है। सिंपल सी बात है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन है क्या अभी? अरे नहीं बताओ, मन में मत रखना बेटा। और किसी को डाउट है क्या इसमें? इसलिए मैंने साइड में लिखा भी, इसलिए मैंने पता है, इसलिए मैंने इसको साइड में भी लिखा। आप एक बार फिर से देख लो, सिंपल सी बात बताओ इसमें बेटा। अब आप देखो, फिर भी कुछ मुझे दोबारा मुझे बोलना, आगे मत बढ़ने तो मुझे कोई मतलब नहीं बनता है इसका, है ना। बात छोटी सी हो या बात बहुत बड़ी सी हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारी बात हम आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी ना ऐसे, और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है हमें। चलो बताना, इसमें कौन सा चार्ज था बताओ? प्लस। तो बेटा प्लस है मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। चलो ठीक है, आपने बोले एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, चलो इसने लिया। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का मतलब हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रहे हैं, तो डॉट ये लेगा ना डॉट को, जब इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो देखो गया, तो किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, देखो यहाँ पे गया। तो जब इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा? मैं इसको ई लिख दूं, अब ठीक है ना अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, पहले कौन सा चार्ज था इसके पास? प्लस। जब इलेक्ट्रॉन गया तो कौन सा चार्ज आया? और प्लस माइनस क्या हो गए? तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन गया था वो तो रह गया ना, उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, वो तो इलेक्ट्रॉन तो रह गया ना, तो वही तो इलेक्ट्रॉन है। एंड दैट बिकम्स व्हाट? दिस बिकम्स फ्री रेडिकल। कार्बन पर इस तरह का नहीं होता है, कार्बन है और इस पर ये फ्री रेडिकल। इस तरह कितने लोगों को समझा? हाथ उठाओ, और ऐसे नहीं, हाथ नीचे करो, दिल से आवाज आनी चाहिए एकदम सच्ची वाली। सच बताओ कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? एकदम दिल से आई ना आवाज? हाँ। कभी भी बेटा मत सोचना, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ, कभी भी आप मत सोचना कि हम जो पूछ रहे हैं वो कैसा है चीज। अरे पूछोगे तभी तो सीखोगे ना, तो इसलिए इसके लिए हेजिटेट नहीं करना, बिल्कुल भी एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब आगे बढ़ें, आप जरा बताना। अब देखना अभी एक और बहुत अच्छा चीज हो रहा है, अब वहां भी दिक्कत हो तो बताना मुझे। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉमिस किया हुआ कि आप पूछो तो एक बार, मैं पूरा कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं मैं 100% आपको समझा ही लूंगा, मुझे पता है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे आर है, यहाँ पर बताओ बेटा क्या है? Mg प्लस है, और यहाँ पर क्या है? X माइनस है। अब देखो क्या होने वाला है, देखना जरा सा। फॉर्मेशन ऑफ RMgX, ऐसे थोड़ी हम यहाँ पे Mg को घुसा दिए बस ये हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो आपने क्या किया? देखो R बेटा, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बेटा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? ध्यान देना, ये Mg है। अच्छा ये बात समझ में आई थी कि नहीं आई थी भाई? दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन थे और इसने एक निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस आया, और दो थे तो एक बच गया। तो यहां पर देखो जरा, Mg है और यहाँ पे फ्री रेडिकल भी है और प्लस भी है। सोचो ऐसा कंपाउंड उसके अंदर फ्री रेडिकल भी है और प्लस भी, एक इलेक्ट्रॉन भी है और प्लस भी है, और प्लस और कौन सा बताओ? ये X माइनस। आपको नहीं लग रहा काम हो गया? कैसे? इधर ये प्लस माइनस बॉन्ड बनाया और इधर ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए, तो क्या बना फाइनली? R Mg X। बताओ, अब बताओ, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनॉट रिएजेंट, दिस इज द फर्स्ट प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ, दिस इज कॉल्ड GR। क्लियर है? अब हाँ बेटा, हाँ उसका भी है काम, उसका बताते हैं यहाँ तक बात समझे बेटा? हर चीज का फंक्शन बताऊंगा, अब इंतजार करते रहो, कुछ नहीं छूटेगा। यहाँ तक बात समझ में आई ना? RMgX कैसे बन गया? पक्का ना बेटा? एकदम क्लियर? तो ये RMgX बन गया, दिस इज ग्रिगनॉट। सो इस तरह से अब बताओ क्या बेटा, आप समझ सकते हो कि R और X के बीच में क्या घुस गया? घुस गया Mg, अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म। अब सुनना जरा एक चीज और, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसमें भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है, एक तो R फ्री रेडिकल का हुआ है, और अगर हम Mg और X को मिला लें ऐसे, तो प्लस माइनस क्या बना देगा बताओ? एक काम करते हैं, रुको जरा से, इसको ऐसे भी बना देते हैं। Mg पर बेटा ये था और ये प्लस था, और प्लस X पर क्या था? माइनस था,
प्लस माइनस क्या बना देगा ये बताओ? तो क्या ये mgx और इस पर ऐसे लिख दूं? बताओ, समझो हर चीज को। और तो ये है, और यहाँ पर r फ्री रेडिकल है, और यहाँ पर क्या है बताओ? mgx है। ये एक्चुअली में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो गया। अब बताओ ये दोनों क्या बना देंगे? एक बॉन्ड, और क्या बन जाएगा फाइनली? r mgx। अरे किस तरह से समझोगे? जिस तरह से बोलोगे उस तरह से समझा डालूंगा आपको मैं। तो यहां पर ये जो फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बताओ बेटा फ्री रेडिकल है तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्या आप इधर वाला नोट कर चुके हो इतना है? ओके गुड। किसने नहीं करा? आपने नहीं करा? ओके मुझे इतना जल्दी से चाहिए, चलने दीजिएगा, ठीक है? चलने दीजिएगा, इतना जल्दी से चाहिए, वो भी 30 सेकंड के अंदर, नहीं तो आप फोटो खींच लो। और जल्दी जल्दी कोशिश करो, जहां पे समझना है वहां पे रोको, अदरवाइज समझते चले जाओ तेजी से। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन है सारी यहाँ बता दूंगा मैं आपको, कुछ दोबारा नहीं पढ़ना आपको। कुछ नहीं, 4 से 5 क्लास के बाद आपको फीलिंग आने लगेगा कि ऑर्गेनिक में बहुत कुछ हमारा होने लगा। एक पर्टिकुलर पार्ट समझा लूं पहले मैं आपको। यहां भी बेटा जो R था वो क्या बन गया था बताओ? फ्री रेडिकल बना था। सुनना जरा सा, कोई एक एग्जांपल ले लें इसका। जैसे हमने कहा कि मान लो ये CH3 होता, T बनता भाई, R इज अल्काइल ग्रुप, CH3 हो सकता था, C2H5 हो सकता था, PH हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। बताया था ना उस टाइम पे, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। अब ये जो बना इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देखो, H H और ये H, और यहाँ पर ऐसे होगा कि नहीं होगा बताओ? क्या मुझे बता सकते इस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना है? जल्दी बोलो। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ आपको। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन एट दिस कार्बन? अरे आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर लेते हो तो लोन पेयर का मतलब पेयर होना चाहिए, तो ये पेयर तो नहीं है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा, आप सिग्मा बॉन्ड लेते हो और लोन पेयर लेते हो, तो लोन पेयर तो इसके पास है ही नहीं, एक ही सिंगल है, तो पेयर को कंसीडर करते हैं, तो ये कंसीडर नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन में। 1 2 3, तो जब 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 का मतलब होता है प्लानर। sp2 का मतलब क्या होता है? प्लानर होता है। तो जो sp2 है वो प्लानर है। अच्छा बेटा अगर ये प्लानर है, सुनना जरा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि अगर ये प्लानर है इस तरह का, तो इस R में जो भी हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की भी बात करेंगे, तो R में जब MgBr ऐड, देखो ना इधर, R में कौन अटैक कर रहा था? MgX ऐड कर रहा था। सुनो, R में कौन अटैक कर रहा था? MgX। अब जरा मुझे बताना, तो अगर इस R में MgX को अटैक कराना है तो बताना मुझे कि अगर ये फ्लैट प्लानर है, शायद आप अब देखो ना, अब यहां पे आ गया आपका आइसोमेरिज्म, आ गया GOC भी आ गया, दोनों चीजें आ रही। तो अगर ये फ्लैट प्लानर है तो मैं बताओ ये फ्लैट प्लानर है और ये फ्लैट है, और यहाँ पर किसको अटैक कराना है? MgX को अटैक कराना है, तो क्या MgX ऊपर से भी अटैक कर सकता है? और उतना ही चांस है उसके नीचे से अटैक करने के। SN1 मैकेनिज्म में ऐसा होता है, हम बताएंगे आपको। तो इसका मतलब ये अबव द प्लेन कर सकता है, अबव द प्लेन कर सकता है। कौन अटैक कर सकता है इसमें? MgX। इसको ऐसे लिख लो, इसका आयनिक मैकेनिज्म भी वही बताऊंगा आपको। या फिर ये कहां से अटैक कर सकता है? नीचे से, बिलो द प्लेन कर सकता है। तो अब बताओ इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 2 प्रोडक्ट्स। अगर एक कायरल सेंटर होता तो अगर एक R बनता तो दूसरा S बनता। सर ये सब क्यों हम लोग ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, ये सब क्यों किए हुए हैं? अब समझो, आपको धीरे धीरे खुद इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? तो अगर ये फ्लैट प्लेनर है तो MgX ऊपर से भी अटैक कर सकता है, यहां से भी अटैक कर सकता है, और MgX जो है नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो इसके कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अगर ऊपर से अटैक कर रहा है तो आपको पता है ना कि अबव द प्लेन अगर है तो अगर R है, और बिलो द प्लेन है तो वो क्या हो जाता है? S हो जाता है। तो इसके 2 चांसेस हैं, एक R बनने का और एक S बनने का, मतलब देयर इज चांसेस ऑफ रेशमाइजेशन आल्सो। तो यहाँ पर sp मिक्सचर भी बन सकता है, बट सेंटर मस्ट बी कायरल, तभी तो RS बनेगा। RS कब निकालते हो? जब सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर होता है। ये वाला हटा रहा हूं यहाँ पे, देखो जरा ध्यान से। तो इसका मतलब बेटा इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे पहले कि C था, ये HS था। हालांकि यहाँ पर ऊपर नीचे अटैक करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कायरल नहीं है ये। ऊपर से अटैक किया तो ये MgX बना दिया ऐसे, और प्लस दूसरा क्या बना सकता था बताओ? H और H और H, और यहाँ नीचे से अटैक करेगा तो क्या बना सकता है? MgX। बट ये दोनों आइडेंटिकल हैं, बट ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल है।
तो ये दोनों भी आइडेंटिकल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कायरल सेंटर नहीं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? होमोमर्स है दोनों। ये होमोमर्स भी मत बोलो, छोड़ो, कैसे हैं दोनों? आइडेंटिकल है। इतना समझ में आता है। बट अगर हम ये एग्जांपल लेते, जरा ध्यान देना, अगर हम ये एग्जांपल लेते, ध्यान, यहाँ पर H है और बेटा यहाँ पर PH है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पे Cl है, सुनना, क्या ये कायरल सेंटर है? अब ध्यान देना, तो क्या ये RX है? अरे भाई पूरा ग्रुप को R बोलोगे और ये Cl है तो RX हुआ कि नहीं हुआ? तो ये RX है और RX का रिएक्शन हमें किससे कराना है? Mg से कराना है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या बताओ? ड्राई ईथर। सुन लो पहले इस बात को, अब मैकेनिज्म में अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। पहले फ्री रेडिकल बनाएगा, फिर Cl इसके साथ जाएगा, Mg पर फ्री रेडिकल आएगा, फिर वो अटैक करेगा इस पर, तो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी। इसका मतलब कि अब ये बताओ, एक तो क्या होगा कि रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, एक तो जहां पे लिविंग ग्रुप है उस साइड में MgBr लग जाएगा, MgCl हो जाएगा, और एक उसके अपोजिट साइड में दो तरह। तो कौन कौन से दो प्रोडक्ट बनेंगे बताओ जरा सा, हम सीधे बना सकते हैं इसका, PH CH3 और यहाँ पर H और बेटा यहाँ पर MgCl। अरे भाई Mg को इंसर्ट होना था, प्लस दूसरा प्रोडक्ट बेटा इसका क्या बन सकता है बताना जरा सा, PH CH3 और यहाँ पर क्या, इस बार हम यहाँ पर हम इधर H ले जाएं, यहाँ पर क्या ले जाएं, इस बार इसको उधर कर दें, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है यहाँ पर, ये MgCl और यहाँ पर PH और यहाँ पर CH3, राइट। अब बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल सकते हो? और वैसे भी अगर आप ध्यान दो तो ये देखो H और MgCl है और एक और इंटरचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अगर ये R है तो ये S होगा। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? रिटेंशन वाला। कौन सा है? रिटेंशन। जैसा था वैसे ही बना। और ये कौन सा प्रोडक्ट है बताओ? इन्वर्जन वाला। ये सब चीजें सीखो अब। तो अब बताओ आइसोमेरिज्म नहीं आएगा तो कहाँ से ये सब चीजें हम समझ पाएंगे? जीओसी नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आता है तो हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। क्लियर है बात की नहीं? तो अब बताओ जरा सा, अगर आपको बेटा प्रिपरेशन ऑफ जीआर करना है और अगर आरएक्स है और उसमें पहले से ही कायरल सेंटर है, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। तो बेसिकली क्या बने यहाँ पर? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स। नोट करके एक पॉइंट लिखो, सबसे पहले लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो बेटा सबसे पहले। नहीं पहले लिख ही लो, पहले लिख लो, बाद में फिर अगर मैं नहीं याद रहा लिखाना तो लिखो। इफ इन अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड छोड़ो, अल्काइल हैलाइड लिखो। इफ इन अल्काइल हैलाइड कायरल सेंटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट, कायरल सेंटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया इसके प्रिपरेशन में, स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आ गया। इफ इन अल्काइल हैलाइड कायरल सेंटर इज already present, then for the preparation of Grignard reagent, of Grignard reagent GR लिखो, है ना? Two types of GR will be formed. Clearly समझ में आ रही बात? Two types of GR will be formed, and that will be pair of enantiomers, That will be pair of enantiomers. है ना? ब्रैकेट में लिख दो रेसमिक मिक्सचर, RM रेसमिक मिक्सचर भी होगा, अगर इक्वल जनरली इक्वल परसेंटेज रहता है दोनों का तो इसमें मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ तक बेटा कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ रहो क्लियरली। अब हर क्लास में हर टाइम में पूछूंगा आपसे, क्योंकि अब यही चीज़ आपका अब बहुत साथ देने वाला है। नोट डाउन। मैंने ये भी बता दिया कि अगर कायरल सेंटर है तो अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन बनाओगे, प्रिपेयर करोगे, तो उसमें आपको पेयर ऑफ क्या मिलेगा? इनैंशियोमर मिलेगा, अगर कायरल सेंटर होगा, अदरवाइज तो आइडेंटिकल ही रहेगा। अच्छा, अब जैसे कि आप एक और अच्छा चीज समझ लेते हैं, फंक्शन ऑफ ड्राई ईथर। तो भाई ये ड्राई ईथर क्या करेगा? ड्राई ईथर सपोज हमने ये लिया CH3O CH3। ऑक्सीजन बेटा कैसा होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पर पार्शियल कौन सा चार्ज होगा? माइनस चार्ज। इधर प्लस और इधर प्लस होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब समझो जरा, देखो पहले
हमारा जो रिएक्शन था वो क्या था कि भाई RX था, उसका रिएक्शन बेटा हमने किससे कराया था, Mg से, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। और ड्राई ईथर बेटा यहां पर क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख लें थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए, और यहाँ पर माइनस CH3 तो हुआ कुछ नहीं है तो। अच्छा ये क्या, अच्छा मैकेनिज्म तो आपको पता ही है कि क्या हुआ, तो क्या बना देगा तुरंत बताओ, RMgx। तरीका तो बता ही दिया कैसे बनता है। अच्छा बेटा बताओ Mg पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस या माइनस? मेटल हमेशा कौन सा चार्ज रखते हैं, प्लस। मेटल हमेशा कौन सा चार्ज रखते हैं, प्लस। इस पर प्लस होगा, चलो मान लेते हैं कुछ प्लस है ना इधर, चलो पार्शियल प्लस रख लेते हैं भाई, प्लस तो रखेगा प्लस है इस पर। तो ये हमारा RMgx है, देखना जरा सा, RMgx और इस पर प्लस। ईथर पर कौन सा चार्ज है, तो देखो क्या करेगा, ये एक इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, ऐसे इधर उधर से भी आ सकते हैं। इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस। इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस। अब देखो जरा क्या होने वाला है, ड्राई ईथर क्या करने वाला है, इनके बाद बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बेटा जब कभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, है ना, या आप सीधे कह सकते हो कि इंटरैक्शन होगा। क्या होगा, इंटरैक्शन। और वो इंटरैक्शन ही बेसिकली क्या है, पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि काफी वीक बॉन्ड होगा। बोलो, तो ये जो ईथर है वो क्या करेगा कि और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हमेशा उस केस में एनर्जी इज, आपको अच्छे से लिखा चुका हूं मैं इस चीज को, एनर्जी इज रिलीज। ये पता है, ये जैसे कि ड्राई ईथर है, हम रट लेते हैं कि अच्छा ड्राई ईथर डाला, Mg ये डाला, ग्लूकोन बन गया। बट देखो जरा कि क्या फंक्शन ड्राई ईथर का, तो यही तो आपका ड्राई ईथर है। अभी ड्राई ईथर ये क्या कर रहा है कि Mg के x के पास जा रहा है, RMgx के पास पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, और एनर्जी क्या हो जा रही है, रिलीज। और बेटा अगर एनर्जी रिलीज हो जा रही है इस RMgx से, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जा रही है, सो एनर्जी इज डिक्रीज्ड, एनर्जी इज डिक्रीज एंड स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। तो बताओ अब ये क्या मोर स्टेबल हो गया, क्या हो गया बताओ, मोर स्टेबल। अब बताओ बेटा अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, so what should be the direction of reaction, forward या backward? So because product means क्या, RMgx is stabilized by क्या बताओ, dry ether। बोलो, so reaction proceeds much more in बोलो किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड मोर फॉर्मेशन। अब जितना ये फॉरवर्ड में जाता जाएगा उतना ही क्या बनता जाएगा, हमारा एम क्या था, टू फॉर्म RMgx। हमको RMgx बनाना था, तो बेटा कोई चीज आप बनाना चाहते हो तो कम बनाना चाहते हो, ज्यादा बनाना चाहते हो, आप ये तो चाहते हो ज्यादा से ज्यादा बने, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये जो RMgx बनेगा वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। यील्ड ऑफ रिएक्शन increases, so much more forward direction and much more formation of बताओ क्या, RMgx, Grignard reaction, yield of product is more, yield of product increases। अब कैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, आपको मैंने सब कुछ लिख दिया यहाँ पर, yield of product is more। कोई भी दिक्कत हो बताओ, कोई कष्ट किसी भी तरह का, पक्का, ओके चलो रुको अब आगे बढ़ने दो, पहले एक बार खत्म कर लें तो बेटा यहाँ तक। क्या कह रहे हो, ड्राई ईथर है इसलिए, अब मान लो वाटर आ गया, क्या आ गया, वाटर आ गया और ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बेसिक नेचर होता है, पानी के साथ तुरंत मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, कहाँ Mg रह गया, इसलिए कौन सा ईथर, ड्राई ईथर। एक्वस नहीं होंगे, हम एक्वस नहीं ले सकते, एनहाइड्रस लेंगे, इसलिए ड्राई ईथर। हर चीज का मतलब है कि क्यों लिया गया क्यों नहीं लिया गया, बट ये कि अब हर जगह बेटा हर पॉइंट पे मत पूछने लगना, जहां पर रिक्वायर्ड है वो बताता जाऊंगा आपको, है ना। ये अच्छा सर ये क्यों लिया, अच्छा सर ये क्यों लिया, अच्छा सर ये क्यों लिया, मतलब अब सब ने जहां पे जितना जरूरत है जो पूछा जाता है वो सब मैं बताता जाऊंगा आपको, ठीक है ना। ओके नाउ अब कुछ रिएक्शंस में बनाने जा रहा हूँ, रखो पेन, अब कुछ रिएक्शंस बनानी है, ठीक है, देखना जरा कैसे। अभी हम एक मैकेनिज्म और है आयनिक प्रोपोज मैकेनिज्म, उसकी बात भी करेंगे, बट अभी हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेसिस पे कुछ बात करने जा रहे हैं। हमने बेटा ये लिया
पहला एग्जाम्पल। हम अभी प्रिपरेशन की ही बात कर रहे हैं, अभी हम ग्रिगोरियन रिएजेंट बना रहे हैं और फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे कि उससे हम पता है, अभी मैंने बताया था ना कि ये कंपाउंड मास्टर कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड होता है ये? जितने भी कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट ये सभी के साथ रिएक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज मास्टर कंपाउंड एंड वेरी यूजफुल कंपाउंड। तो अब सोचो कि इतने अच्छे कंपाउंड की आप बात कर रहे हो तो कैसे बनता है वो तो प्रॉपर्ली सीखो आप उसको पहले, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि CH3 CH2 Cl और इसके रिएक्शन में Mg ड्राई ईथर। अब मैकेनिज्म में सोचना, सीधे क्या करना है, जहां पे सोचने वाली बात होगी हम वहां बताएंगे आपको। क्या सीधे Mg घुसा दें यहाँ पे? तो बताओ क्या है, CH3 CH2 Mg Cl। बोलो। मैंने कहा कि हमारे पास दूसरा है, ये है बेंजीन के साथ लगा हुआ है Cl, और हमने कहा कि ये Mg है और यहाँ पर क्या है बताओ, ड्राई ईथर। क्या करें, Mg घुसा दें यहाँ पे तो क्या बनेगा बताओ, ये MgCl। आ रही बात समझ में? तो रिएक्शंस देखो। अब नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, अब जरा ध्यान देने वाली बात है, देखना जरा सा। अब मैंने बेटा ये कंपाउंड लिया, हमने कहा कि यहां पर Br लगा है, यहां पे Br लगा है। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते चले जाओ ग्रिगोरियन रिएजेंट बन जाएगा। हाँ ठीक है, बट अगर आप इसका फ्री रेडिकल बनाओगे बेटा, क्या बनाओगे इसका फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल जब बनाओगे इसका बता देता हूँ आपको, वो भी देख लो आप, कोई कष्ट नहीं है कहीं पर भी। ये आ गया फ्री रेडिकल, आ गया। क्या इसका एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, कोई कष्ट ही नहीं, हर चीज में है। आप थोड़ा ध्यान दोगे सब हो जाएगा। अब सुनो, अब थोड़ा मैकेनिज्म में सोचना है, ध्यान देना बेटा। अब मैंने आप लिया Mg ड्राई ईथर, Mg ड्राई ईथर, देखना क्या होगा। क्या बेटा सबसे पहले ये फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ पे R पर डॉट आया था तो ये R ही तो है, इस पे डॉट आएगा। कहां पे डॉट आएगा? यहां भी डॉट आएगा और यहां भी डॉट आएगा, दो जगह भी R लगा है ना। थोड़ा मैकेनिज्म पे जाओगे, ध्यान देना, थोड़ा सा समझने वाली बात है ये। तो यहां पे डॉट आएगा, यहां पे डॉट आएगा, क्या ये बनेगा? जरा देखना, उसके बाद यहां पे डॉट आया था और प्लस आपका ये वाला बन गया था MgBr और यहां पे डॉट आया था। याद करो थोड़ा मैकेनिज्म, एक R पे डॉट आता है और दूसरा MgBr पे डॉट आता है। मैकेनिज्म बताने का पर्पज यही था कि आप इन चीजों को समझ पाओ, नहीं इधर समझ ही नहीं पाते आप इसको। लेकिन जैसे ही डॉट आएगा पता है क्या होगा, सुनो। अब आप सोचोगे कि MgBr पे यहां भी अटैक करा दें, MgBr पे यहां भी अटैक करा दें, बट इसके अटैक करने से पहले ही देखो क्या होने वाला है। अतुल समझना बात को बेटा, क्या रेजोनेंस होने वाला है, फ्री रेडिकल सिंगल डबल। तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और ऐसे भी हम तरीका क्या बताए थे, याद करो, कि डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको 1 2 3 बोल दें, याद है, तो ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा और डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 पे चला जाएगा। बनाए तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा तुरंत। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। जरा कराते हैं। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा जब हम लोग बनाते हैं तो जो अनटच्ड उसको पहले लिख देते हैं, लिख दिया। अब जरा देखो, और यहाँ पे फ्री रेडिकल ऑलरेडी पहले से है, हमने इसको ऐसे लिख दिया, ध्यान दो। अब ये 1 2 3, ये 1 से कहां चला जाएगा, चला गया 3 में, और ये 2 3 से 2 1 में, और उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एक बॉन्ड बना देंगे, और फाइनली आपके सामने क्या आ जाएगा, हम बनाना क्या चाहते थे, ग्रिगोरियन रिएजेंट, बना क्या, बेंजीन। ऐसी रिएक्शंस पूछी जाएंगे। तो पता है हम आंसर क्या लिखते अगर ध्यान ना देते, पता है, देखो बहुत फटाक से, अच्छा Mg को तो घुसाना है। अब पता है आप क्या करने वाले थे, बता रहा हूं आपको, अभी आप क्या करने वाले थे, ये लेते, अच्छा ये यहाँ पे, अच्छा Br है, ओहो ये भी Br, अच्छा ये Mg है, और ये ड्राई, और ये तो पूरा कंडीशन आ गया ग्रिगोरियन रिएजेंट का। तुरंत आप इसको यहां घुसा देते और एक को यहां घुसा देते, और क्या करते बताओ जरा सा, ये हो गया आपका MgBr, और ये हो गया बेटा हमारा MgBr, तैयार हो गया, रेडी ग्रिगोरियन रिएजेंट। समझे कहानी, ध्यान रखनी है सब चीजों, क्लियर। और देखो, तो जहां जहां पर कष्ट है, देखो ये बेटा नॉर्मल रिएक्शंस आपको ये वाली बहुत सारी मिलेंगी, ये वाली कम मिलेंगी, जो मैं तो जो स्पेशल चीजें वो तो पहले बताऊंगा ना, क्योंकि अभी मैं इसमें हजारों रिएक्शन लिख सकता था, जरूरत नहीं है, आप कर लोगे, बट जहां पे स्पेशलिटी है वहां पे ध्यान दो। देखना यार क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहा हूं,
हमने कहा कि बेटा ये CH2 है और ये CH2 है और यहाँ पे बेटा Cl है और यहाँ पर बेटा Cl है। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनॉट रिएजेंट। क्या बनाना चाहते हैं? Gr। सुनना जरा, Mg ड्राई ईथर। क्या करते हैं हम? जो करना चाहिए, यहां Mg घुसाते, यहां Mg घुसाते। बट आपको पता है मैकेनिज्म पहले क्या है कि यहां पर और यहां पर पहले क्या बनता है? ये फ्री रेडिकल। तो बताओ पहले ये क्या बनाएगा? CH2 और CH2 और यहां पर एक फ्री रेडिकल और यहां पर फ्री रेडिकल और प्लस ये MgCl ऐसे बनाएगा और यहां पर क्या आएगा? फ्री रेडिकल। Mg और Cl के साथ फ्री रेडिकल। अब 2 MgCl लिख लो, 2 मोल लेके ऐसे कर लो, 2 मोल भी ले सकते हो यहाँ पे। मतलब ये समझना कि 2 Cl है, एक ही Cl दिखा रहे हो सर आप, ये क्या कर रहे हो? तो थोड़ा सा बात समझो। क्या समझो कि अगर 2 Cl है तो Mg भी 2 ले लो भाई, 2 MgCl लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब ये क्या है, MgCl यहाँ और यहाँ अटैक कर पाएगा? आप तो वही लिखो, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि 2 चाहिए था, 2 ही लिख रहे हो, फिर आप बोलोगे अरे क्या कर रहे हो सर आप तो। अब ठीक बेटा, अब ठीक ना, अब कोई कष्ट नहीं ना। हालांकि यहाँ पे ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग कभी भी देखा नहीं जाता है। तो ये अंडरस्टूड। अब बताओ, एक MgCl यहाँ पे लग सकता है, एक MgCl यहाँ लग सकता है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन सकता था? CH2 MgCl, CH2 MgCl। लेकिन आप खुद बताओ मुझे कि क्या CH2 MgCl बनेगा या कुछ और होगा? अरे तुरंत ये क्या बना देगा? एक बॉन्ड बना देगा और ये पता बेटा क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। ग्रिगनॉट एजेंट क्या बनेगा? बनेगा क्या? तो इसमें तो हमारी मिस्टेक क्या थी इसमें बताओ? क्या मिस्टेक हम यहाँ पे कर सकते थे? CH2 था और बेटा क्या था? Cl। CH2 था और Cl और हम इसमें लिखते हैं 2 Mg है ना, या फिर Mg एक्सेस लिख सकते हैं। यहाँ पे Mg क्या लिख सकते हैं? एक्सेस। वैसे 2 लिखा नहीं रहता, मैं बता दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? ड्राई ईथर। बताओ बेटा आप क्या बनाते? Cl Mg, CH2 CH2 Mg Cl, जैसे ऊपर सोचे थे। बट क्या ये सही होता? नहीं बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना किसी को? कितने लोगों को आसान लग रहा है? हाथ उठाओ जरा सा। इजी है ना एकदम? पक्का? नोट करो। और कुछ एग्जांपल देते हैं जल्दी। तो देखो 95% तो ये रिएक्शंस हैं आपके सामने जो आने वाली हैं, ये रिएक्शंस 95%। 5% तो यही एग्जाम पे घुमा के पूछा जाता है ना, सो बी केयरफुल अबाउट दिस। तो यहाँ पे क्या होना है आपको? ऐसी रिएक्शंस में क्या होना है? BC। ऐसी रिएक्शंस में क्या होना है आपको? BC। बेटा थोड़ा घूम जाओ इधर, जय थोड़ा ऐसे इधर घूम, थोड़ा सा घूम जाओ बेटा, जय 15 डिग्री 15 डिग्री। स्टेरिक रिपल्सन नहीं, स्टेरिक अट्रैक्शन। मतलब केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं स्टेरिक रिपल्सन की, और मतलब प्रैक्टिकली मैं स्टेरिक अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ।